नमस्कार दोस्तों, माधवी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारत का प्राकृतिक विभाजन देखेंगे। भारत का प्राकृतिक विभाजन। हम देखते हैं कि भारत को प्राकृतिक रूप से कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है। कुछ बुकों में भारत को प्राकृतिक रूप से 3 भागों में विभाजित किया गया है, कुछ बुकों में 4 भागों में विभाजित किया गया है, कुछ बुकों में 6 भागों में विभाजित किया गया है। आज हम देखेंगे विधिवत रूप से भारत को हम कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं। तो भारत, ये हमारा भारत है। भारत के उत्तर पूर्व में एक पर्वतमाला अवस्थित है। ये पर्वतमाला है। तो जो भारत का पहला भाग है वो उत्तर पूर्व पर्वतीय क्षेत्र है। तो उत्तर पूर्व में कौन सी पर्वत है? हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत जो है भारत के उत्तर पूर्व में अवस्थित है। ये जम्मू कश्मीर में से शुरू होकर अरुणाचल प्रदेश तक है। अरुणाचल प्रदेश के बाद ये दक्षिण की ओर मुड़ जाता है। इसकी हम आगे चर्चा करेंगे। यानी जो भारत को उत्तर पूर्व में है वो एक पर्वत है। पर्वत कौन सा है? हिमालय पर्वत। और हिमालय से निकलने वाली नदियां, यहाँ हिमालय से नदियां निकलती हैं और अपने साथ पर्याप्त मात्रा में अवसाद लेके आती है। अवसाद के रूप में क्या होता है? बालू होता है, चट्टानों के टुकड़े होते हैं, मिट्टियां होती हैं। ये अवसाद लेके आती है और यहाँ मैदानी क्षेत्र में का निर्माण करती है। यहाँ से निकलती है एक सिंधु और सतलज नदी जो इस क्षेत्र में बहती है, और यहाँ निकलती है गंगा नदी जो कुछ इस क्षेत्र में बहती है। तो सिंधु और गंगा यमुना नदियों के द्वारा इस क्षेत्र को मैदानी क्षेत्र, इस क्षेत्र में लाए गए अवसाद को इस क्षेत्र में छोड़ देती है। तो यहाँ का क्षेत्र मैदानी स्वरूप का हो जाता है। तो ये हुआ उत्तर भारत का मैदानी क्षेत्र। उत्तर भारत का मैदानी क्षेत्र। यहाँ पे जल की मात्रा कम होने के कारण, कम होने के कारण है मैदानी क्षेत्र, लेकिन जल की पर्याप्त मात्रा में न होने से ये मरुस्थल का रूप हो जाता है। तो ये हुआ है मरुस्थली मैदान। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कुछ ऐसी संरचना में प्रायद्वीपीय पठार पाया जाता है। प्रायद्वीपीय पठार, जो प्राचीन भूखंड था वो केवल प्रायद्वीपीय पठार था। ये हो गया प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियां, कुछ नदियां निकलती हैं जैसे गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई, कावेरी नदी। ये नदियां अपने साथ जो अवसाद लेके आती हैं तो तटों में छोड़ देती हैं। तटों में अवसाद लाके छोड़ देती है, तो इससे जो क्षेत्र का निर्माण होता है वो भी उसका भी स्वरूप मैदानी जैसे होता है। तो ये क्षेत्र बनता है तटीय मैदान। ये इधर बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां जो अवसाद लाते हैं वो भी तटों में छोड़ देती हैं, और जो अरब सागर में गिरने वाली भी नदियां अपने साथ जो अवसाद लाती हैं वो भी छोड़ देती हैं। तो ये हो गया तटीय मैदान क्षेत्र। अब कुछ समुद्रों में द्वीप पाए जाते हैं, कुछ बंगाल की खाड़ी में पाए जाते हैं, कुछ अरब सागर में पाए जाते हैं। तो ये द्वीप हो गए। तो भारत को प्राकृतिक रूप से कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? तो हम देखते हैं। तो भारत का सबसे पहले उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, तो उत्तर पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र हो गया। दूसरे नंबर में कौन हो गया? उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र। तीसरे नंबर में हो गया मरुस्थलीय क्षेत्र। चौथे में हो गया प्रायद्वीपीय पठार। पांचवें में हो गया तटीय मैदान। छठवें में हो गया द्वीप। इनको हम क्रम से लिख लेते हैं। पहला हो गया उत्तर पूर्व पर्वतीय क्षेत्र। दूसरे नंबर में कौन सा है? दूसरे नंबर में उत्तर भारत का मैदान। उत्तर भारत का मैदान। तीसरे नंबर में है मरुस्थल। चौथे नंबर में कौन सा है? प्रायद्वीपीय पठार। पांचवें नंबर में कौन सा है? तो पांचवें नंबर में है तटीय मैदान। तटीय मैदान। छठवें नंबर में है द्वीप। तो हम
विधिवत रूप से भारत को प्राकृतिक विभाजन 6 भागों में कर सकते हैं। पहले हो गया सबसे उत्तर पूर्व में हो गया पर्वतीय क्षेत्र जो हिमालय पर्वत के रूप में है। फिर उसके बाद हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियों द्वारा जो अवसाद लेके यहाँ पे मैदानी क्षेत्रों का निर्माण किया जाता है, तो उत्तर भारत के मैदान हो गया। और जो मैदान का स्वरूप ही है, मैदान ही है, लेकिन जल के अभाव के कारण इसका स्वरूप कैसा हो जाता है, मरुस्थली। तो ये मरुस्थल मैदान हो गया। जो प्रायद्वीपीय पठार है ये एक पठारी भाग है, पठारी भाग होता है। और इसके बाद जो प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियां तटों में अवसाद लाके जल छोड़ती हैं, तो उससे तटीय मैदान का निर्माण होता है। और छठवां क्या होता है, द्वीप हो गए। अब कुछ बुकों में 3 दिए रहते हैं, वो 3 कौन कौन से दिए रहते हैं, तो 3 भागों में क्या कर किया जाता है कि जो उत्तर भारत के मैदान है, मरुस्थल है और तटीय मैदान, इन तीनों को मिला के केवल मैदानी भाग लिख दिया जाता है। क्या लिख दिया जाता है, केवल मैदानी भाग लिख दिया जाता है। तो उत्तर पूर्व का पर्वतीय क्षेत्र बताया जाता है, मैदानी क्षेत्र बताया जाता है और प्रायद्वीपीय पठार बताया जाता है। उसमें द्वीप समूह नहीं बताया जाता है। जिसमें 4 भाग बताए जाते हैं उसमें क्या किया जाता है कि उत्तर पूर्व का पर्वतीय क्षेत्र बताया जाता है और मैदानी क्षेत्र बताया जाता है, प्रायद्वीपीय पठार क्षेत्र बताया जाता है और द्वीप समूह बताया जाता है। लेकिन हम विधिवत रूप से इन छवों को बृहद अध्ययन करेंगे और देखेंगे किसका स्वरूप कैसा है, किसका कैसे निर्माण हुआ है। तो आइए हम देखते हैं उत्तर पूर्व के पर्वतीय क्षेत्र से। उत्तर पूर्व का पर्वतीय क्षेत्र, जो ये भारत है, भारत की अवस्थिति, भारत को कुछ एक बार हम फिर से मैप ड्रा कर लेते हैं। ये भारत हुआ। भारत का उत्तर पूर्वी क्षेत्र कौन सा हुआ, ये वाला क्षेत्र हुआ। यहाँ पे हिमालय पर्वत उत्तर पूर्व का पर्वतीय क्षेत्र है। अपना कौन सा भाग, अपन क्या शुरुआत किए हैं, उत्तर पूर्व का पर्वतीय क्षेत्र। तो उत्तर पूर्व में यहाँ पे एक पर्वत है जो जम्मू कश्मीर से शुरू होकर अरुणाचल प्रदेश के ऊपर तिब्बत तक, तिब्बत के बाद ये दक्षिण की ओर मुड़ जाता है और यहाँ पे जम्मू कश्मीर के बाद भी ये दक्षिण में मुड़ जाता है। तो यहाँ पे ये जम्मू कश्मीर में इसे नंगा पर्वत के नाम से जाना जाता है, नंगा पर्वत। और तिब्बत में इसे नामचा वर्मा पर्वत के नाम से जाना जाता है, नामचा वर्मा पर्वत। ठीक है। तो भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में जो पर्वत है वो कौन सा पर्वत है, हिमालय पर्वत। अब हिमालय पर्वत के हम थोड़ी विस्तार के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो भारत के उत्तर पूर्व में है, ये जम्मू कश्मीर से शुरू होकर जो नंगा पर्वत, जम्मू कश्मीर में नंगा पर्वत के से शुरू होकर और अरुणाचल प्रदेश के ऊपर तिब्बत में नामचा पर्वत तक है। इसके बाद ये यहाँ से दक्षिण की ओर मुड़ जाता है और इसे अरुणाचल प्रदेश में पटकाई बूम के नाम से जानते हैं। अरुणाचल प्रदेश में पटकाई बूम। मणिपुर में इसको क्या कहते हैं, नागालैंड में इसको क्या कहते हैं, नागालैंड में इसे नागा पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, नागा पहाड़ी के नाम से। और मणिपुर में मणिपुरी पहाड़ी के नाम से और मिजोरम में मिजो पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। इसका जो भाग म्यांमार में है उसे अराकान योमा के रूप में जाना जाता है, अराकान योमा।
और इसी का विस्तार ही जो लक्षद्वीप माफ कीजिएगा, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वो हिमालय का ही विस्तार माना जाता है। और इसके यहाँ पे कुछ ऐसे सीमा बनाता हुआ यहाँ भारत से पाकिस्तान सीमा बनाता है। तो यहाँ पे ये पर्वत जो ऐसे है, जो हिमालय पर्वत का विस्तार जो पाकिस्तान में है उसका नाम है सुलेमान पर्वत, और जो हिमालय पर्वत का विस्तार अफगानिस्तान में है उसका नाम है क्या, हिंदू कुश पर्वत। तो हिमालय पर्वत पाकिस्तान में सुलेमान के नाम से जाना जाता है और अफगानिस्तान में हिंदू कुश के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में पटकाई भूमि के नाम से, नागालैंड में नागा पहाड़ी के नाम से, मणिपुर में मणिपुरी के नाम से, और मिजोरम में मिजो पहाड़ी के नाम से, अराकान योमा में के नाम से म्यांमार में जाना जाता है। इसको अराकान योमा म्यांमार में कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कि जो भारत था उसका जो प्राचीन वाला भाग था वो भारत का स्वरूप ऐसा नहीं था। भारत का केवल प्रायद्वीपीय वाला भाग था, ये प्रायद्वीपीय भाग खंड था, भारत का ऐसा स्वरूप नहीं था। तो ऐसा स्वरूप में हिमालय की उत्पत्ति होती है, हिमालय की उत्पत्ति हुई है, ये स्वरूप बनने के लिए तो हिमालय की उत्पत्ति हुई। अब हिमालय की उत्पत्ति के बारे में हम देखते हैं कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई। इसके लिए 2 सिद्धांत दिए गए हैं, उन सिद्धांतों के बारे में हम अध्ययन करते हैं। एक सिद्धांत है भूसन्नति सिद्धांत। इसको किसने दिया है, तो इसको जर्मनी के एक वैज्ञानिक है कोवर महोदय द्वारा दिया गया है। दूसरा सिद्धांत है प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत। प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत को किसने दिया है, हैरी हेस ने दिया है।